स्टूडेंट, इस सेशन में हम आधुनिक राजनीति शास्त्र की चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीति शास्त्र मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के पश्चात या 20वीं शताब्दी के पहले दशक से प्रारंभ होता है। मोटा मोटी हम इसका काल यदि निर्धारित करना चाहें तो 1908 में दो किताबें प्रकाशित होती हैं। एक किताब ग्राहम वालास के द्वारा द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और एफ बेंटले के द्वारा दूसरी किताब द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये दो किताबों ने राजनीति शास्त्र या राजनीति शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया और उन लोगों ने राजनीति शास्त्र की दिशा में एक नई सोच को स्थापित करने का प्रयास करने लगे। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्र का मुख्य आंदोलन जो है वो अमेरिका से शुरू होता है और अमेरिका के मुख्य रूप से अमेरिका के राजनीतिक शास्त्री ही जो है राजनीति शास्त्र को आधुनिक या बनाने की कोशिश या आधुनिक रूप से वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो आधुनिक राजनीति शास्त्र क्या है? जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ा कि परंपरागत राजनीति शास्त्र का मूल फोकस, मुख्य केंद्र राज्य और सरकार का अध्ययन था और इन दोनों क्षेत्र का अध्ययन या दोनों विषय वस्तु का अध्ययन वो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, ये परंपरागत उपागम या परंपरागत दृष्टिकोण से कर रहे थे, जिसमें हमने आपको ऐतिहासिक, विधेयात्मक, आदर्शात्मक और तुलनात्मक उपागम की बात की थी। और तीसरी बात हमने कही थी कि परंपरागत राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य था कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के रूप में स्थापित करें, एक आदर्श, एक मानक जो है वो प्रस्तुत करें और मनुष्य को प्रोत्साहित करें उस आदर्श और मानक के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की, ताकि उस परिवर्तित व्यवहार से वो बेहतर जीवन का आनंद ले सके। परंतु 20वीं शताब्दी में से अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों का एक ग्रुप राजनीति शास्त्र में नए प्रकार के परिवर्तन या नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करने लगे। उनकी मान्यता थी यदि समाजशास्त्र, यदि मानव शास्त्र या अन्य समाजशास्त्र के विषय यदि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके अपने विषय को वैज्ञानिक बना सकते हैं तो राजनीति शास्त्र के विद्वान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और इसी का प्रयास था कि उन्होंने राजनीति शास्त्र के में पूरी तरह परिवर्तित करने की कोशिश की और परिवर्तित करने के इस प्रयास का परिणाम था कि राजनीति शास्त्र के अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति तीनों क्षेत्रों में जो है व्यापक जो है बदलाव देखने को मिलता है। तो जहाँ तक राजनीति शास्त्र के विषय का या राजनीति शास्त्र के अर्थ का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले उसमें ही उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की। जो लोग ये मान रहे थे कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य और सरकार का अध्ययन है, वहीं पर उन्होंने राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का परित्याग कर दिया। उनकी मान्यता थी कि संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन करने से हम राजनीति शास्त्र के वास्तविक चरित्र या वास्तविक प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है अध्ययन की इकाई को बदलना होगा और अध्ययन की इकाई को बदलने के लिए हमें इसके अर्थ को भी बदलना पड़ेगा। इन संस्थाओं में मुख्य रूप से इन संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसके जो परिणाम आते हैं, उसके पीछे जो है उस संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं। संस्थाएं वही हैं, यदि व्यक्ति बदलता है तो परिणाम बदल जाते हैं। इसको फोकस करते हुए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने अध्ययन की इकाई में परिवर्तन किया और राज्य और सरकार के अध्ययन की इकाई से शिफ्ट करके अध्ययन को व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित कर दिया। लोगों की मान्यता थी कि राजनीति शास्त्र जो है वो राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। व्यक्ति समाज में जब भी अपनी भूमिका एक राजनीतिक इकाई के रूप में
परफॉर्म करता है, उस समय वह राजनीति शास्त्र के अध्ययन की एक विषय वस्तु बन जाता है। तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं, शिफ्ट कहाँ से हो रहा है कि अध्ययन क्या किया जाए राजनीति शास्त्र में, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली चीज़, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। दूसरे जो अध्ययन के संदर्भ में जो बात कही गई, उसमें डेविड ईस्टन का नाम बहुत प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राज्य या सरकार या ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्थाएं कंबाइंड रूप से एक व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है, और व्यवस्था जो है वह अपने आप को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कुछ कार्यों को परफॉर्म करती है, और उस परफॉर्मेंस के माध्यम से वह कुछ आउटपुट समाज को प्रदान करती है, कुछ निर्गत समाज को प्रदान करती है, और समाज जो है निर्गत के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देता है, जो फीडबैक के माध्यम से पुनः जो है इनपुट के रूप में व्यवस्था में शामिल होती है। कुल मिलाकर के राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो आगत और निर्गत के संदर्भ में काम करती है, समाज में है के भीतर रह करके वो कार्य करती है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न कोने से वो आगत प्राप्त करती है। उस आगत को जो है अपने संसाधनों के संदर्भ में मूल्यांकन करके और निर्गत के रूप में नीतियों को निर्गत के रूप में व्यवहार करती है। इस तरह से राजनीति शास्त्र जो है वह मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन है। उन्होंने एक नई परिभाषा लोगों के सामने रखी कि राजनीति शास्त्र कुछ भी नहीं बल्कि व्यवस्था के द्वारा मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करने का अध्ययन है। यदि आप इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो आप राज्य की प्रकृति, राज्य के चरित्र का भली भांति जो है आकलन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है राजनीति शास्त्र में शामिल होती है, और वो है लॉसफेल, कैटलिन, अन्य प्रकार के विद्वान हैं जिन्होंने माना कि राजनीति शास्त्र मूल रूप से शक्ति के संघर्ष का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि समाज में हर जगह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना चाहता है, और यही जो है दरअसल राजनीति का मूल है। जहाँ कहीं शक्ति है, शक्ति का संघर्ष है, वहाँ राजनीति। इस तरह से आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति के विषय वस्तु को राज्य और सरकार तक सीमित न रख करके पूरे समाज में फैला दिया। समाज के हर कोने में जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है उसे राजनीतिक शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत लाया जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। एक और चीज़ जो है उभर करके सामने आई, और वह है राजनीतिक शास्त्र कुछ भी नहीं, नीतियों के निर्माण का अध्ययन है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया, और जो रॉबर्ट डाल, लॉसवेल जैसे लोगों ने बहुत प्रमुखता से इस बात को रेखांकित किया कि राज्य कुछ भी नहीं है। राज्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक जो है काम करता है, और एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो है वह काम करता है। प्लेटफॉर्म पर जो है विभिन्न प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं वो आते हैं, और उनके बीच जो है एक संघर्ष होता है, और संघर्ष में के परिणाम स्वरूप एक नीति जो है निर्धारित की जाती है, नीतियों का निर्माण होता है, और नीतियों के निर्माण से समाज के बहुत सारे ग्रुप को फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है, और फिर से जिनको नुकसान होता है वो फिर से व्यवस्था में कुछ चाहते हैं, व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से जो है राज्य कुछ भी नहीं करता, नीतियों का निर्माण करता है। नीतियों के निर्माण के माध्यम से जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो राजनीति शास्त्र, परंपरागत राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित था, उससे आधुनिक राजनीतिक शास्त्र ने कहाँ पहुँचा दिया। पहले तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन,
हर जगह जहाँ भी कहीं व्यक्ति है और जब भी वो राजनीतिक व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, राजनीति शास्त्र शक्ति संघर्ष का नाम है, और जहाँ कहीं भी शक्ति का संघर्ष है वो राजनीतिक विषय वस्तु है। नीति निर्माण का और डेविड ह्यूस्टन के द्वारा मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का, कुल मिलाकर के जो है आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने विषय को व्यापकता प्रदान कर दी। अब दूसरा पहलू है कि इन व्यापक विषयों का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने माना कि वह परंपरागत उपागम के द्वारा संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नवीन उपागम की तलाश की और उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण उपागम जो है वह लोगों के सामने रखे। पहला उन्होंने रखा मनोवैज्ञानिक उपागम। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, 1908 में ग्राम विलास के द्वारा किताब लिखी गई द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, उसमें जो है इस उपागम का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुख्य रूप से इस बात को रेखांकित किया कि मनुष्य जो तथाकथित एक रैशनल बीइंग है जिसके द्वारा हर कार्य सोच समझ कर किया जाता है, ऐसा नहीं है। मोर देन 90% जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसमें रैशनैलिटी का या विवेक का कोई योगदान नहीं होता। तो पहला अप्रोच क्या है, मनोवैज्ञानिक अप्रोच। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है। यदि हम मनोवैज्ञानिक कारण का पता लगा लें तो हम उसके व्यवहार की दिशा और दशा को बता सकते हैं। दूसरा, आर्थिक कारण, आर्थिक उपागम। आर्थिक उपागम का अर्थ क्या है कि मनुष्य मूल रूप से एक आर्थिक प्राणी भी है और वह अपने हित को में वृद्धि करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और जब वो राजनीतिक व्यवहार करने जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यदि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है और उसे सही निष्कर्ष निकालना है तो निश्चित रूप से मनुष्य के आर्थिक हितों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तीसरा उपागम है सामाजिक उपागम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरिस्टोटल ने जो है बहुत पहले इस बात को रेखांकित किया कि मनुष्य अपने जैसे अन्य जीवों के साथ रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, और जब समूह में रहना पसंद करता है तो निश्चित रूप से वह समूह को भी प्रभावित करता है और समूह से भी प्रभावित होता है। इसलिए व्यक्ति का यदि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन सटीक तरीके से करना है तो हमें उसको उसके सामाजिक संदर्भ में ही अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जो है उसके व्यवहार का सही जो है एनालिसिस, सही जो है विवेचना, व्याख्या कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपागम आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने लोगों के सामने रखा उसको कहते हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम। न तो मनुष्य के व्यवहार को अकेला मनोवैज्ञानिक कारण प्रभावित करता है, न आर्थिक कारण, न सामाजिक संदर्भ, बल्कि मनुष्य के व्यवहार को समग्र रूप से आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य कारण एक साथ प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना है और उसके व्यवहार का सटीक जो है मूल्यांकन करना है और उसके आधार पर कोई जनरलाइजेशन करना है तो निश्चित रूप से मनुष्य के व्यवहार को संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में करना होगा। इसी उपागम को अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं। एक ही व्यक्ति है जो एक समय में राजनीतिक है, दूसरे समय में आर्थिक है, तीसरे समय में सामाजिक है। एक ही व्यक्ति है, चौथे समय में सांस्कृतिक है। इसीलिए मनुष्य का एक भाग अन्य भाग से जुड़ा हुआ है, एक पहलू दूसरे पहलू से प्रभावित है। इसलिए मनुष्य के व्यवहार का सटीक अध्ययन तभी संभव है जब उसको संपूर्ण संदर्भ में जो है
अध्ययन किया जाए। तो इस प्रकार से न केवल आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने विषय वस्तु को व्यापक बनाया, परंतु जो अध्ययन करने के तरीके थे, जो अप्रोचेस है, जो उपागम है, उसको भी सटीक और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की, सही सही मूल्यांकन करने की कोशिश की। और ये तब संभव हो पाया जब राजनीतिक शास्त्रियों के अध्ययन के उद्देश्य बदल गए। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, उसको त्याग दिया। अब राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का मात्र ध्येय था कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझा जाए कि जैसा उसका व्यवहार है वैसा क्यों है, किन कारणों से। एक बार यदि हम उनके व्यवहार को समझ जाते हैं तो भविष्य में उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, भविष्य में उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, सामान्यीकरण किया जा सकता है, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो अब जो अध्ययन का उद्देश्य है वो है कि मनुष्य जैसा है वैसा क्यों है, जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा व्यवहार वैसा क्यों है। इस दृष्टिकोण से आधुनिक शास्त्र ने अध्ययन प्रारंभ किया। तो ये था आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र का। आज हम यही समाप्त करते हैं।